Assalamualaikum dear viewers. Welcome back to Physics with Feroz Shah. My dear students and my dear viewers, पिछले वीडियो के मुताबिक मैंने फर्स्ट ईयर के कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क शुरू किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्क पे बात की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में कि वर्क जो है वो एक लेक्चर में नहीं होता। मैं इस पर आपको अगर 100% डिटेल बताना चाहता हूं। 100% डिटेल का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फॉर पेपर और किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंशाल्लाह हर पॉइंट मौजूद होगा। तो 100% ऑफ डिटेल ऑफ वर्क जो है वो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ लेक्चर नंबर 1 शेयर किया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे। 1 2 3 4 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। प्रीवियस लेक्चर में 4 पॉइंट्स पढ़े थे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, यानी पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। फिर इसके बाद हमारा वर्क पर लास्ट लेक्चर होगा एंड दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 एंड दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो। वो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आपको 100% ऑफ वर्क मिल जाएगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में पहले कर चुका हूं। आज मैं 3 पॉइंट्स मजीद ऐड करने वाला हूं वर्क के इस टॉपिक में। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, मैं पॉइंट नंबर 5 में आपको वर्क का कौन सा पॉइंट बताने वाला हूं, वर्क के किस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। वर्क बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिहाज से वर्क अगर आप लोगे तो किस तरह का वर्क लोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ताल्लुक रखने वाले वर्क जो है वो 2 तरह का होता है। वर्क बेस्ड ऑन फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क बेस्ड ऑन फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप पूछ सकते हो कि सर ये कब या कैसे फ्रिक्शन से रिलेटेड वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो वर्क ले रहे हो जो अगेंस्ट फ्रिक्शन हो, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप ऐसा वर्क ले रहे हो जो वर्क बाय फ्रिक्शन हो, तो वर्क बाय फ्रिक्शन जो है वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स हमेशा ये नेगेटिव होगा। वर्क बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर व्हाई, दोनों स्टेप्स के आप रीजन मांगोगे, कहोगे सर व्हाई, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ। तो देखते हैं जनाब, व्हाई में मैं आपको 2 आंसर दे रहा हूं, इसके भी, और व्हाई में मैं आपको 2 आंसर दे रहा हूं, इसके भी, कि वर्क बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव क्यों होगा हमेशा और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव क्यों होगा हमेशा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट रीजन इज कि इसमें जो थीटा बनता है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। इसमें जो थीटा बनता है वो लेस देन 90 बनता है और जब तक थीटा लेस देन 90 होता है तब तक cos ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है। और उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, मैंने कहा था जैसा cos थीटा वैसा वर्क। तो अगर cos ऑफ थीटा पॉजिटिव आएगा तो इट मीन कि ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये भी हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। फर्दरमोर अगर मैं कहूं कि सेकेंड रीजन क्या है, तो सेकेंड रीजन ये है, याद रखना कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो फोर्स भी होगा वो दरअसल क्या करता है, वो इंक्रीज द एनर्जी ऑफ बॉडी, वो बॉडी के एनर्जी को इंक्रीज करता है और इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ बॉडी की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा। क्योंकि पिछले लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि वर्क तब तक पॉजिटिव रहेगा
जब तक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। आई थिंक आप वर्क बाय फ्रिक्शन के रीजन खुद समझ गए। यहां दो रीजंस में से आप पहला रीजन उठाओगे और आप मुझसे कहोगे कि सर इसलिए क्योंकि इसका जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, और ग्रेटर देन 90 जब एंगल होता है तो दिस इंप्लाइज के cos ऑफ थीटा जो है दैट विल बी नेगेटिव, और जैसा cos ऑफ थीटा वैसा वर्क के मुताबिक हम कहेंगे कि hence when cos of theta is negative तो work by friction will be negative, work by friction will be negative. Furthermore the second reason क्या होगा, second reason इसका ये होगा कि because work by friction जो होता है इसमें हमेशा डिक्रीज आता है इन एनर्जी ऑफ बॉडी, और जब तक बॉडी की एनर्जी में डिक्रीज आता जाए तब तक डियर स्टूडेंट्स वर्क नेगेटिव होगा। अच्छा मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो बताए, लेकिन मुझे पता है आप सिर्फ थ्योरेटिकल बातों से नहीं समझते हो। लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट इट बाय अ डायग्राम। तो मैं बाय फ्रिक्शन और अगेंस्ट फ्रिक्शन की ये जो कहानियां हैं ये इधर एक छोटे से डायग्राम में आपके लिए क्लियर कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 की क्लियरेंस के लिए। फर्ज करो ये एक सरफेस है, लेट मी कंसिडर माय डियर स्टूडेंट्स इट इज अ सरफेस, ओके। अगर मैं कहूं कि यहां से एक बॉडी है और ये जो बॉडी है ये पहले से मोशन में है, और ये बॉडी मोहतरम इस तरफ मोशन कर रही है, ये बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोशन इज अ साइन ऑफ एनर्जी। जो बॉडी मोशन में होती है उसमें एनर्जी जरूर होती है। तो यूं कहो ना कि बॉडी मोशन में है तो इट मींस कि इस बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, देयर मस्ट बी सम एनर्जी। अब मैं दो फोर्सेस लगाना चाहता हूं। फर्ज करो एक फोर्स में फ्रिक्शन लगाना चाहता हूं। यहां पर इस बॉडी, ये बॉडी चूंकि इस तरफ मोशन कर रही है, और आप सब जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो बॉडी के इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, बॉडी के इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, आप सब जानते हैं। और ये भी जानते हो कि जिस तरफ बॉडी मूव करती है उसी तरफ उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है, ये आपको जो नजर आ रहा है इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप गौर से देखें कि फ्रिक्शन का जो एंगल बनता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 बन रहा है, और 180 का एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है, और जब 90 से ज्यादा है तो cos नेगेटिव आएगा, cos ऑफ 180 इज -1, तो इसलिए cos नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव। दूसरी बात कॉमन सेंस यूज करें कि बॉडी एक खास एनर्जी से इस तरफ जा रही है, तो ये फ्रिक्शन चाहता है कि इस बॉडी के एनर्जी में क्या लाए, डिक्रीज लाए। सो मैं एक डॉटेड लाइन ड्रा करता हूं कि फ्रिक्शन का जो मकसद है वो इस एनर्जी के लिए क्या है, तो आप कहें सर ये फ्रिक्शन जो है इस एनर्जी में डिक्रीज ला रहा है, लिहाजा हम यही कहेंगे ना कि इस बॉडी पर ये फ्रिक्शन जो वर्क करेगा, फ्रिक्शन खुद जो वर्क करेगा, जो वर्क फ्रिक्शन करेगा, वर्क बाय फ्रिक्शन, वो वर्क बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो इसका एंगल ग्रेटर देन 90 है, दूसरा ये फ्रिक्शन हमेशा बॉडी में मौजूद एनर्जी में डिक्रीज लाने की कोशिश करता है, दैट्स व्हाई वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब फर्ज करो अगर मैं कहूं कि मैं एक बंदा हूं और मैं इस फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करना चाहता हूं, और मैं इसको नाम दूंगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब यह है कि फ्रिक्शन का वर्क नहीं, जो बंदा फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करे, फ्रिक्शन जो चाहे वो बंदा उसके अपोजिट करे। तो आप मुझे कहोगे कि सर अगर आप इस बॉडी पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना चाहते हो तो आप इस तरफ फोर्स लगाओगे। ये वो फोर्स है जनाब जो कि अगेंस्ट फ्रिक्शन है, ये वो काम करना चाहता है जो फ्रिक्शन नहीं करना चाहता, या ये फ्रिक्शन को अपना काम करने नहीं दे रहा। तो ये जो फोर्स मैंने लगा दिया, दिस फोर्स इज एक्चुअली अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शन के वर्क को वर्क बाय फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन मेरे इस फोर्स को जो मैं फ्रिक्शन के अपोजिट साइड पे लगा रहा हूं, मेरे इस फोर्स को अगेंस्ट फ्रिक्शन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क बाय फ्रिक्शन, सो दैट विल बी द वर्क ऑफ दिस फोर्स व्हिच इज फ्रिक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन मीन के फ्रिक्शन का नहीं, जो फ्रिक्शन के खिलाफ आप कोई फोर्स या कोई और सोर्स एक फोर्स लगा रहा है
उसका वर्क क्या होगा? तो जनाब अगेंस्ट फ्रिक्शन जो फोर्स होता है इसका डायरेक्शन देखिए वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? तो 0 डिग्री। बेशक आप इस तरफ भी लगा सकते हो, फिर एक कंपोनेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन एंगल 90 से कम ही रहेगा। और जब एंगल अगेंस्ट फ्रिक्शन में एंगल 90 से कम रहेगा तो cos पॉजिटिव रहेगा, cos पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव। दूसरी बात आप देखें तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट और मोशन के सेम डायरेक्शन में है, तो गोया ये इस एनर्जी में क्या लाना चाहता है? ये इस बॉडी के एनर्जी में इंक्रीज लाना चाहता है। इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स वर्क बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है, लेकिन वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट नंबर 5 में फ्रिक्शन बेस्ड वर्क हुआ। अब मैं पॉइंट नंबर 6 की बात आपसे करने वाला हूं, और पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या है उसे डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए पॉइंट नंबर 6 में क्या डिस्कस करने वाला हूं, वर्क की बातें हो रही हैं। और पॉइंट नंबर 6 में मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की किस्में, वर्क के टाइप्स। वैसे तो अगर जनरल टाइप्स देखें तो बहुत हैं, क्योंकि वर्क एक डिस्क्रीट टॉपिक है, ये एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में अलग वर्क होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में अलग वर्क होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग वर्क होता है, ऑसिलेशन में अलग वर्क होता है, पार्टिकल्स पर क्वांटम मैकेनिक्स में अलग वर्क होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अलग वर्क होता है। लेकिन हम मुख्तलिफ ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल यहाँ मैकेनिक्स के वर्क की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क अलग हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्क मीन मैकेनिकल वर्क के टाइप्स। There are two types of mechanical works. That is the first one, work due to constant force. वो वर्क जो कांस्टेंट फोर्स से होता है। और नेक्स्ट जो है वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स और वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है और वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, पहले मैं मतलब समझाता हूं। कांस्टेंट फोर्स का डिटेल आपको पहले बताता हूं, वेरिएबल पे थोड़ी देर बात नहीं करते। फर्स्ट करो कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये है हमारे स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट फोर्स मींस के रास्ते में इनिशियल से फाइनल तक रास्ते में फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट हो और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। जब फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट हो और फोर्स का डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो डियर स्टूडेंट्स, तो समझ जाना कि फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये है एक बॉडी जिसको हम माफ नहीं करने वाले, और क्या हुआ कि ये बॉडी इस मुकाम पे है, इनिशियल मुकाम पे, और हमने इस पर एक फोर्स लगाया और फोर्स है 100 न्यूटन और टुवर्ड्स राइट। मैंने इस पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड और राइट इसका डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी मेरे फोर्स के साथ चल पड़ी और इसकी एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है। और लेट मी कंसीडर, आपने मुझे टास्क दिया है कि सर यहां तक इस बॉडी पर वर्क करें, और ये इस बॉडी का फाइनल लोकेशन हो गया, या फिलहाल बॉडी यहां तक पहुंची है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दौरान हमें वर्क जानना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो आप बताएंगे कौन सा वर्क होगा। आप कहेंगे कि सर इस वक्त इनिशियल से फाइनल तक फोर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो हम इस वर्क को कहेंगे वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। मैं मान गया, आप सही कह रहे हैं। बताओ कैसे मालूम करें? तो आप कहें सर अभी तो फार्मूला हमने डिराइव किया था लेक्चर नंबर 1 में, और वर्क मालूम करने का सॉलिड फार्मूला है, दैट इज एफ एस cos ऑफ थीटा, एफ एस cos ऑफ थीटा। इस फार्मूले से आप ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क बिला झिझक, बिला टेंशन मालूम कर सकते हो। देखो फोर्स की वैल्यू जो है वो आपको गिवन होती है, और दूसरी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आपको श्योरली गिवन होगी, इनिशियल से फाइनल तक आपको वैल्यू गिवन होगी। और थीटा जो है वो आप ले सकते हो, किस चीज से ले सकते हो? द थीटा मस्ट बी टेकन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डायरेक्शन बता रहे हैं कि एंगल यहां कितना है 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन इस तरफ होता तो आप प्रोटेक्टर रख ले, प्रोड्यूस्ड का मालूम करें, तो डायरेक्शंस के दरमियान आपको एंगल मिल जाएगा।
अलगर्ज, इसको बोलते हैं वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, जो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो। वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स आप डायरेक्ट इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो इसमें दो केसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू केसेस। द फर्स्ट केस, इसमें पहला केस क्या है और इसमें सेकेंड केस क्या है, मैं दोनों केसेस आपको समझाने वाला हूं। फर्स्ट केस ये है कि ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, ओनली वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस। अगर वैल्यू ऑफ फोर्स चेंज हो रही हो तो इट इज आल्सो वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि बोथ वैल्यू बस डायरेक्शन चेंजेस, चाहे उसके साथ वैल्यू चेंज हो या ना हो, ये केस एक ही होगा। डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस, याद रखें इसमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू चेंज हो या ना हो एक ही बात है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो। इधर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और इधर डायरेक्शन भी चेंज होगा, चाहे उसके साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो केसेस हैं। पहले डायग्राम अगर मैं कहूं, इसका डायग्राम बना रहा हूं कि ये एक सरफेस और यहां पर हम बॉडी रवाना कर रहे हैं, यहां से बॉडी रवाना हो रही है और ये बॉडी का इनिशियल मुकाम है डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इधर से इधर तक इस पर फोर्स लगाया F, बॉडी मोहतरम यहां आ गई, हमने फोर्स F लगाया और डिस्प्लेसमेंट या F1 लगाया, फोर्स F1 लगाया, F1 कर रहे प्लीज, फोर्स हमने F1 लगाया और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ S1, फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट S1। फिर हम बॉडी को इधर से आगे ले गए फोर्स F2 के साथ, देखो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, और अब बॉडी हमारी इधर आ गई है, यहां बॉडी आ गई है और इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट हमारा आया है S2, डिस्प्लेसमेंट आया है S2, और यहां से लेकर यहां तक फर्ज करो हमने तीसरा फोर्स लगा दिया, ये बॉडी है और अब हमने फोर्स लगाया F3 और डिस्प्लेसमेंट आया है जनाब S3। और मैं आपसे कहूं कि बस यही इसका फाइनल लोकेशन है, तो आप बता दें यहां जो वर्क होगा ये वर्क कौन सा है, पहले तो ये बताएं। यू हैव टू से दैट सर इट इज द वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। लेकिन वेरिएबल फोर्स में तो दो केसेस हैं, कौन सा केस है जिसमें सिर्फ वैल्यू बदली है, देखो F1 अलग वैल्यू, F2 अलग वैल्यू, F3 अलग वैल्यू, F1 अलग वैल्यू, F2 अलग वैल्यू और F3 अलग वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स। और S1 S2 S3 डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक एक ले सकते हो। याद रखना S1 S2 S3 चाहे कुछ भी हो, चाहे डायरेक्शन भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल तक लिया जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल तक लिया जाएगा। अब ठीक है, इट इज द वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, लेकिन सिर्फ वैल्यू बदली है, डायरेक्शन नहीं बदला। देखो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, फोर्स में सिर्फ वैल्यू बदली है। मालूम कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर मालूम कैसे करेंगे जब सिर्फ वैल्यू ऑफ फोर्स चेंज हो रही हो। तो याद रखना इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, किस केस का, जब फोर्स चेंज हो रहा हो लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज ना हो, सिर्फ वैल्यू चेंज हो। तो याद रखना इन दिस केस द वर्क इज वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स एंड द फॉर्मूला इज, पहले आप लोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 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 डिवाइड बाय 1 2 3 जो भी है, जितना आपने टर्म्स लिए हैं उतना एवरेज लोगे। और आसान कर दूं तो मतलब फोर्स की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, एवरेज। अगर दो फोर्सेस हो तो F1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, अगर 3 फोर्सेस हो तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइड बाय 3, अगर 4 फोर्सेस हो तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। एवरेज फोर्स लोगे मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये गलती मत करना कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ले लो। तो इसकी वजह बताता हूं, वजह ये है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं लिया जाता, वेक्टर है।
और डिस्प्लेसमेंट का उसूल है कि इट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आप ले सकते हो, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ले सकते हो यहां, लेकिन फिर इस केस में आप नहीं ले सकते हो कि S1 प्लस S2 प्लस S3 वगैरह वगैरह। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट टोटल लोगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस कि ये लोगे आप इनिशियल से फाइनल तक। फोर्स आप एवरेज पुट करें और ऐसा करें कि आप डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक ले लें, यानी 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर जितना भी हो वो आप ऐड करें सब, और आप इसमें आपको ले लेंगे। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज ना हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, ये वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है। लेकिन तब जब फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज ना हो। अब मैं आपको वेरिएबल फोर्स का सेकंड केस समझाता हूं। सेकंड केस इसका क्या है? सेकंड केस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड केस ये है, इसका सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है इसका कि जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, when force changes its direction, तो फिर क्या करोगे? चेंजेस इस डायरेक्शन का पहले मतलब क्या है? फर्ज करो बॉडी यहां पर है और ये है माय डियर स्टूडेंट इस बॉडी का इनिशियल मुकाम, सही। हमने इस पर इस तरफ फोर्स लगाया F, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, या कर लेता हूं, मुझे हर्ज नहीं है, कर ले या ना करें, वैल्यू की बात यहां नहीं है। F1 और बॉडी आ गई है यहां पर, ये बॉडी इधर आ गई और डिस्प्लेसमेंट है S1। फिर मैंने फोर्स इधर लगा दिया, देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, फोर्स F2 और बॉडी आ गई है डियर स्टूडेंट्स यहां तक, ये वही बॉडी इधर रख और ये है डिस्प्लेसमेंट S2, फोर्स F2 डिस्प्लेसमेंट S2। और फिर मैं बॉडी को ले गया यहां पर, या मैं और डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं, इनिशियल पे नहीं जाते, यहां ले आता हूं और ये है डियर स्टूडेंट्स फोर्स F3। और ऐसा हुआ कि बॉडी अब यहां तक पहुंची है और ये इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सॉरी S3 है, और मैं कहूं ये इस बॉडी की फाइनल लोकेशन है। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में वर्क मालूम करो, कैसे मालूम करोगे? इट इज आल्सो वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो तो ये वाला मेथड यूज करोगे जो बताऊंगा। अब यहां एवरेज नहीं ले सकते, एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट आप तब इस्तेमाल करोगे जब डायरेक्शन चेंज ना हो, फोर्स की सिर्फ वैल्यू चेंज हो। यहां पर आप वैल्यू जो है वो चेंज हो या ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है फिर ये एवरेज वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। इस वर्क को मालूम करने का जो मेथड है वो ये है कि वर्क इज इक्वल टू F1 S1 प्लस F2 S। इससे भी अच्छा है कि मैं एक स्टेप ज्यादा आपको बता दूं, मैं तो डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। टोटल वर्क लोगे वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस 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 जितनी बार फोर्स चेंज हुआ, देखो यहां से यहां तक इन दोनों से आप वर्क 1 मालूम करोगे, यहां से यहां तक इन दोनों से आप वर्क 2 मालूम करोगे, इधर से इधर तक इन दोनों से आप वर्क 3 मालूम करोगे, और जितनी बार फोर्स चेंज हुआ तो वर्क मालूम करोगे। अलग अलग वर्क मालूम करो पार्ट्स में, इसमें F1 S1, इसमें F2 S2, इसमें F3 S3। तो therefore the total work in this case will be F1 S1 plus F2 S2 plus F3 S3 plus 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 and so on। अगर आप देखें तो ये sum of all F dot S है, so you can say that work is equal to summation Fs। summation Fs का मतलब है कि जितने फोर्स और जितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं सबका प्रोडक्ट ले लें और आप इसमें ऐड करें। इट इज द वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, लेकिन ये इक्वेशन तब इस्तेमाल होता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो। इससे पहले वाला इक्वेशन तब इस्तेमाल होता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज ना हो और फोर्स की सिर्फ वैल्यू चेंज हो। और अगर वैल्यू भी चेंज ना हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो तो Fs cos थीटा इज द बेस्ट फॉर्मूला टू डिराइव वर्क या चेंज इन एनर्जी। ये था जनाब आइडिया नंबर 6। हमने वर्क के टॉपिक में अब तक 6 आइडियाज पढ़े हैं और मैंने आपको हर बात रीजन के साथ, प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ डिस्कस करके दी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी तक पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, तो पॉइंट 7 में हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर कर लेते हैं, कुछ लास्ट में भी कर लेंगे, लेकिन बाकी जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 वो काफी लेंथी है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है,
तो अगर मैं अभी शुरू करूंगा ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो वो लेंथी पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 8 और उसके बाद 2-3 छोटे पॉइंट वो उनकी एक वीडियो बना लूंगा तो इसके बाद लेक्चर में। पॉइंट नंबर 7 में मैं आपको वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराता हूं जो कि अभी तक हमने पॉइंट्स शेयर किए हैं, और उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन आपके नाम, क्वेश्चन नंबर 1 आप कोशिश करें कि मैं स्टेटमेंट लिखूं तो आप वीडियो पॉज करें और स्टेटमेंट पढ़ें और खुद पेज पर सॉल्व करें और फिर आंसर निकालें, फिर मेरा सोल्यूशन देखें, देखते हैं हमारा सोल्यूशन मिलता जुलता है या नहीं, मुझे कुछ खास नहीं आता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स दैट a body is moved on a surface of coefficient of friction 0.4 by a force parallel to its motion by a force of 60 Newton, by a force 60 Newton कर दें force parallel to its motion with 2 meter per second. What is the work done? What is the work done? What is the work done when mass of body is also 10 kg? 2 kg नहीं 10 kg लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है कहीं पर नहीं है, मेरे अपने क्वेश्चंस हैं जो मैं ईटा के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए, उनसे मैंने आपके साथ शेयर किया, जहन में आया आइडिया, वैल्यूज थोड़े चेंज है, जो मैंने लिख के वो अलग है, लेकिन अब बस जो वैल्यू आ गए जहन में, आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं और ऑप्शन में मैं नाम जरूर लिखूंगा क्योंकि अभी आपके सामने बना और अभी आपके सामने डिस्कस हुआ, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। सो पहला ऑप्शन में थोड़ा सोचता हूं, आप भी पास करें डियर स्टूडेंट्स, खुद सॉल्व करें और फिर इसके बाद मैं सोल्यूशन करता हूं तो आप सोल्यूशन देखेंगे। अ बॉडी इज मूव्ड ऑन अ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 एंड व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। द सोल्यूशन विल बी लाइक दैट, फ्रिक्शन भी है, ये भी है, और हमने इस पर फोर्स लगाया, मास दिस वन, एंड लेट मी से द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर लेने, क्योंकि दो आइडियाज में आपको जाने की कोशिश कर रहा हूं। इट विल बी 200 joules, ओके, and the next one it will be 20 joules, and the next one it will be 100 joules, and the next one none of these. I don't know कि आंसर क्या आएगा, मैं सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं सोल्यूशन लिखना हूं। सोल्यूशन में मैं कहूंगा कि आपने मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4, जो डेटा दिया है वो आपने लिखना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। फिर मैं कहूंगा आपने अप्लाइड फोर्स मुझे दिया है 60 न्यूटन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपने दिया है विद 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है, स्पीड इसका है 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आपने दिया, इनिशियल स्पीड, फिलहाल इसका इनिशियल स्पीड या स्पीड यही है जो भी है। व्हाट इज द वर्क डन? मुझे आपको बताना है कि वर्क की वैल्यू क्या होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन? ठीक है, व्हेन मास इज 10 kg, मास हमें मिला है 10 kg एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 5 मीटर। एक बात पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको छुपाया, और वो है पैरेलल। आपसे कहा गया है कि फोर्स और मोशन पैरेलल है, इसका मतलब है कि मेरे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है, द एंगल इज 0 डिग्री, पैरेलल मीन के द एंगल इज 0 डिग्री। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टेटमेंट्स ऑफ एमसीक्यूज में एक्स्ट्रा डेटा जस्ट फॉर द कॉज ऑफ कंफ्यूजन है, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। क्वेश्चन को थोड़ा
मुश्किल बनाने के लिए है कि कौन से स्टूडेंट इसको पिक कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, बिकॉज एमसीक्यूज का क्वेश्चंस का एक ही मकसद और एक ही मतलब होता है कि हजारों स्टूडेंट्स में से शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स को, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, क्विक रिस्पॉन्स एंड क्विक डिटेक्शन करने वाले स्टूडेंट्स को अलहदा करें, सेपरेट करें। सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रॉब्लम, पेपर्स, टेस्ट का यही मकसद होता है कि लाखों स्टूडेंट्स में हजारों को सेलेक्ट किया जाए on the basis of their abilities. So questions में confusions वगैरह create करना is a part to detect the best students, to select the best students. Anyhow ये सारा डेटा है और इन सारे डेटा में आखिर में आपसे मांग रहे हैं कि what is the work done. आप बताएं कि वर्क क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सोचूंगा कि मैं कैसे मालूम करूं वर्क। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू नेट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साथ में होगा cos ऑफ थीटा। नेट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड cos ऑफ थीटा। अब आप सोचें कि सर नेट फोर्स क्या होगा, तो कीप इन योर माइंड, नेट फोर्स जब फ्रिक्शन नहीं होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो नेट फोर्स अप्लाइड होगा, जो यहां गिवन है यही नेट फोर्स होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर नेट फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन के बराबर होगा अगर एंगल जीरो हो। अगर एंगल क्या हो, अगर एंगल जीरो हो, फोर्स, अप्लाइड फोर्स का एंगल जीरो हो, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन। तो इसीलिए चूंकि यहां फ्रिक्शन मौजूद है, देखो जब इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शन वहां नहीं होता जहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो, यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, लिहाजा फ्रिक्शन मौजूद है। एंड हेंस आई हैव टू राइट दैट वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स जो है वो मैं ले रहा हूं अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और cos ऑफ थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क जो है वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 60 और जानते हो कि फ्रिक्शन होता है म्यू और साथ में होता है एन, म्यू एन। और माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह इन्होंने वैल्यू दी है 5 और एंगल हमें मिला है 0 डिग्री, एंगल हमें मिला है 0 डिग्री। उम्मीद है आपने स्टेटमेंट नोट किया होगा। तो मैं मजबूर हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसका अपर पोर्शन मिटा रहा हूं। मैं इस कैलकुलेशन को इधर से शिफ्ट कर रहा हूं यहां। वर्क डन ऑफ दिस एमसीक्यू इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू और एन इज नॉर्मल एंड नॉर्मल इज द रिएक्शन ऑफ वेट और वेट इज इक्वल टू mg। तो म्यू mg वेट और नॉर्मल की जगह आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 और cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री। अब आप डिमोन्स्ट्रेट करें, शाबाश। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, तो ये होगा 60 माइनस जो है अपनी जगह पर 60 माइनस म्यू mg, म्यू है 0.4, बहुत बेहतरीन आइडिया इसमें और एक नया सामने आया। मास की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू 10 और ये 5 और cos ऑफ 0 इज 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, द वर्क डन इज इक्वल टू 60 की जगह 60, ये 10 10s आर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आई थिंक इट इज 40 आता है, शायद आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 60 माइनस 40 इज 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 100 जॉल। और देखिए जनाब, इत्तेफाकात ऐसे होते हैं कि मुझे शक था कि इससे 20 आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर 100 जॉल आया। आप एक बार फिर कैलकुलेशन और इस मल्टीप्लिकेशन को देखिएगा। ये क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है वर्क का, उतना आसान है नहीं। और आपने ये सोल्यूशन में ये जो पॉइंट गेन किया वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स मोशन या डिस्प्लेसमेंट के साथ जीरो हो और फ्रिक्शन मौजूद हो, तो फिर नेट फोर्स विल बी फ्रिक्शन अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन होना चाहिए। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन ना हो तो फिर नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स के ही बराबर लेंगे। हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 7 में वी आर डीलिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ वर्क में क्वेश्चन नंबर 2। हर वीडियो में 3-4 एमसीक्यूज ऐड कर लेता हूं और लास्ट में एमसीक्यू ज्यादा कर लूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 2 है दैट अ बॉडी moving on surface with energy
ऑफ 100 जॉल्स। एक बॉडी एक सरफेस पर मूव कर रही है 100 जॉल ऑफ एनर्जी के साथ। ए फोर्स F, a force F increased its height to 10 meter